मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसकी रचयिता है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। पांचवी लब्धि अर्थात करण लब्धि, जो सम्यक दर्शन से जस्ट पहले होती है, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही। इस लब्धि के तीन पार्ट हैं: अदय प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। हमारा अदय प्रवृत्तकरण का विषय चल रहा है कि जिसमें जीव के भावों में अलग अलग समयों में होने वाले या अलग अलग समयों में स्थापित होने वाले जीवों के अलग अलग भाव हो सकते हैं, या अलग अलग समयों में होने वाले जीवों के भाव सिमिलर भी हो सकते हैं। तो ये कैसे होता है ना अधिकरण में, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में सब पूरा लॉजिकल है, मैथमेटिकल है। इसमें अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो जिनका गणित अच्छा है वो मुझे समझा देना। कुछ शब्द इसमें आए हैं जो हिंदी में दिए हैं, वो इतने ज्यादा पॉपुलर इंग्लिश में नहीं है। जैसे अपन कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उसको उन्होंने चय कहा है। और कुछ शब्द और आएंगे तो आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। तो उन्होंने अधःकरण में रहने वाले जीव के भावों को समझाया है, कुछ काल्पनिक कल्पनाएं की हैं। क्योंकि असंख्यात भावों परिणामों को कैसे बताते, तो उन्होंने कुछ संख्याएं ली हैं कल्पना करके, और उसके माध्यम से समझाने की प्रयत्न किया है कि कैसे अधःकरण का जो समय, टोटल समय है, उस समय को अगर हम बांटें तो कितने कितने परिणाम जो है प्रति समय में हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। देखो, हमारे अंदर ही पूरी फैक्ट्री खुली हुई है। यानी कितनी तरह के भाव जीव के अंदर होते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कभी बहुत क्रूर होता है, दूसरे ही क्षण उसके भाव पिघल जाते हैं और बड़ा कृपालु बन जाता है। एक ही व्यक्ति में घटित हो सकता है। किसी समय में उसके मध्यम विचार होते हैं, कभी वो अध्यात्म में झूलने लगता है, तो कभी वो घोर संसारी बन जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका एवरेज टाइम के वो भाव वही बने रहते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के परिणामों वाले जीवों से यह संसार निर्मित है, और उनके परिणाम भी निरंतर बदलते रहते हैं। इन्हीं को लेकर के विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं। उनके निमित्त से होने वाले कार्यों के परिणाम स्वरूप विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं। और कभी संसार में उपद्रव होते हैं, कभी शालीनता छा जाती है, कभी पंचम काल वाले भावों वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, कभी छठे काल वालों की होती है, कहीं भोग भूमि वाले भावों की होती है। तो इस तरह के जो विभिन्न भाव चलते हैं, उनसे ही संसार का निर्माण होता है, और संसार उसी प्रकार से चलता रहता है। तो ये विविध विविध चीजें जो हैं संसार में घटित, हम सब ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम जीव हैं उसको एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों घटित होता है। जीव में कैसे कैसे भाव होते हैं, क्या निमित्त पा करके होते हैं, कैसे वो बदल जाते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, किन भाव पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त होता है, किन भावों पूर्वक क्षायोग सम्यक और क्षायिक सम्यक्त होते हैं। ये सारी चीजें हम, क्योंकि ये ज्ञान भी अथाह ज्ञान है, इतनी सारी बातें तो जीव जान नहीं पाते, लेकिन फिर भी मूल मूल जो मोटा मोटा स्थूल कथन है वो हम सब जान पाएंगे।
देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पर ये, पर नहीं पढ़ा था कि मतलब अपन पहले से थोड़ा सा इसको कनेक्ट करना चाहते थे। हमने पहले देखा था कि चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। उसमें कोई सातवें नरक का नारकी होगा जिसकी कृष्ण लेस्या होती है, कोई नौवें ग्रीवेक स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि होगा जो शुक्ल लेस्या वाला होता है, कोई मनुष्य या तिर्यंच होगा जिनके पीठ पद्म या शुक्ल लेस्या होती है। यहाँ अपनी अपनी लेस्या तो कायम रहती है। अपनी अपनी लेस्या का मतलब क्या है कि उन स्थानों में जहाँ जीव रह रहे हैं, कोई स्वर्ग में रह रहा है, कोई नरक में रह रहा है, तो वहाँ उनके उस लेवल की कषायें जो है सामान्य तौर पर पाई जाती हैं। यहाँ अपनी अपनी लेशा तो कायम रहती है, परंतु अशुभ लेशा वालों के संक्लेश घटते हैं, है ना। अपन ने कल बात की थी कि जो नारकी जीव है उनकी अशुभ लेशा तो होती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं जीवों को जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त होना होता है, उनकी उस एवरेज या जो लेशा के संक्लेश हैं वो घट जाते हैं। तो अपन उनको बोलते हैं कि उनकी शुभ लेशा बढ़ गई, ऐसा भी समझते हैं। या अशुभ लेशा वालों के संक्लेश घटते हैं और शुभ लेशा वालों की विशुद्धि बढ़ती है। ईश्वर का देव है, उसकी शुभ लेशा तो है ही, लेकिन उससे भी और ऊपर जाता है वो, तो सभी दर्शन की प्राप्ति होती है। उनके कषायों के स्थान अपने पूर्व परिणामों से घटते हुए होते, फिर भी उन समस्त जीवों में तत्व ज्ञान की निर्मलता रूप विशुद्ध परिणामों में प्रारंभ में समानता या असमानता होती है, और अनिवृत्तीकरण में सबके परिणाम एक से विशुद्ध होते हैं, समान होते हैं, है ना। ये अपन पढ़ने वाले हैं अधिकरण के बाद में। अपूर्वकरण में कैसे प्रति समय बढ़ते हुए जाते हैं कि पहले समय में जो परिणाम होंगे वो दूसरे समय वालों के तुल्य नहीं होंगे, वो अलग अलग ही होंगे। और तीसरे से जो अनिवृत्तीकरण है उसमें तो सब बिल्कुल अलग अलग ही होते हैं, उन सबके परिणाम एक जैसे ही होते हैं। अधः प्रवृत्तकरण में ऊपर और नीचे के समयों में समान परिणाम होते हैं। अब देखो इसका विस्तार देखिए। अधः प्रवृत्तकरण में ऊपर और नीचे के समयों में समान परिणाम होते हैं, उसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं, है ना। ऊपर नीचे के परिणामों का अर्थ क्या है कि मेरे जो है तीसरे समय में जो परिणाम हुए, हो सकता है वो परिणाम आपके पहले समय में ही हो जाए। उसका स्वरूप अब हम देखेंगे। तुम टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हो, उस मैच का वर्णन कमेंट्री करते करते पूर्व में खेली गई अन्य मैचों के साथ उसकी तुलना करके उसका विवरण किया जाता है। हाँ, कोई टीम चौथे ओवर तक जितने रन निकालता है, उतने ही रन कोई टीम तीसरे ओवर तक, कोई दूसरे ओवर तक, तो कोई पहली ही ओवर में कर लेता है। उनकी रन संख्या में इस प्रकार की समानता हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ त्रिकालवर्ती अनंत जीव जो अधः प्रवृत्तकरण मानते हैं, उनके परिणामों में प्रथम द्वितीय आदि समयों में समानता हो सकती है। क्रिकेट में तो भूतकालीन मैच के साथ तुलना होती है, परंतु केवली भगवान तो एक साथ सभी जीवों के भूत भावी तथा वर्तमान सभी परिणाम जानते हैं। उन परिणामों की विशुद्धि देखेंगे तो अलग अलग जीवों में अलग अलग परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है ना, उनकी नंबर जो बता रहे। अधः प्रवृत्तकरण के अंतर्मुहूर्त काल के प्रति समय में परिणामों की संख्या विशिष्ट होती है। अधः प्रवृत्तकरण का जो काल है, जितना भी काल है, अंतर्मुहूर्त छोटा अंतर्मुहूर्त हो सकता है, वो एक अंतर्मुहूर्त में काफी समय होते हैं, नंबर ऑफ समय। तो वो बोलते हैं हर एक प्रत्येक समय में उसके परिणामों की कुछ विशेष संख्या होती, उसमें पहले समय में जितने परिणाम हो सकते हैं उनसे दूसरे समय में परिणामों की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होती है, और परिणामों की विशुद्धि भी अनंत गुना बढ़ती है ना। दोनों चीज होगी, जो अगला समय आएगा उसमें क्या होगा कि दूसरा जो परिणाम आएगा वो उसमें विशुद्धि भी अनंत गुना होगी, और वो पहले वाले परिणाम के
मुकाबले में ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ परिणाम ज्यादा। तीसरे समय में विशुद्धि उससे भी अनंत गुना होती है, और उनकी संख्या में वैसी ही समान वृद्धि होती है। वैसी ही समान मतलब जैसे एक नंबर बढ़ा तो दूसरे में फिर एक नंबर बढ़ जाएगा, ऐसे प्रति समय संख्या में समान वृद्धि होती है, इसे क्षय कहते हैं। क्षय माने कॉमन, कॉमन फैक्टर जो बनता है। इस तरह सभी समयों के कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। इसका सविस्तार वर्णन जीवकांड, लब्धिसार आदि ग्रंथों में किया है। हम यहाँ स्थूल रूप से उसकी चर्चा करेंगे, अपन पढ़ चुके हैं सारा। हम यहाँ काल्पनिक संख्याएं लेकर इस अधेय प्रवृत्तकरण की अनुकृष्टि रचना को समझेंगे। वो एक एग्जांपल दी उन्होंने। अपन मैथमेटिक्स में भी समझते हैं कि सपोज ये इतना इतना है, सपोज इसमें ये हुआ, तो यहाँ वो सपोज वाली बात ही है। इन काल्पनिक संख्याओं द्वारा गणित को समझना अंक संदृष्टि कहलाता है। यानी जो जो संख्याएं भी बताई जाएंगी वो काल्पनिक हैं, हमें समझाने के लिए छोटी संख्याएं दी गई हैं। और यथार्थ संख्याओं द्वारा इसे समझना अर्थ संदृष्टि कहलाता। जब आप इसमें देखेंगे छपना सार लब्धि सार में, तो वहां आपको ये अर्थ संदृष्टि के रूप में विस्तार से मैथमेटिक्स दिया गया है। इतना विस्तार से और इतना क्लिष्ट है कि बहुत सारे लोग तो उसको पलट पलट करके ही घबरा जाते। तो चलो अपन अंक संदृष्टि देखते हैं। अधः प्रवृत्तकरण की अंक संदृष्टि इस प्रकार। अधः प्रवृत्तकरण का काल अंतर्मूर्त है, लेकिन हम मानेंगे कि इसके 16 समय हैं। त्रिकालवर्ती अनंत जीवों के अधःकरण परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। हम मानेंगे कि ये 3072, 3072 पहले समय में अलग अलग जीवों की विशुद्धि अलग अलग होती है। जो पहला समय अधःकरण का आएगा, है ना, अधःकरण का जो पहला समय होगा उसमें अलग अलग जीवों की विशुद्धि अलग अलग हुई। सबसे जघन्य विशुद्धि को हम पहले क्रमांक का परिणाम कहेंगे, है ना। पहले क्रमांक पहले सीरियल नंबर पे जो परिणाम है वो कैसे होंगे, जिनकी विशुद्धि सबसे कम होगी। उससे अधिक विशुद्धि कोई अन्य परिणाम दूसरे क्रमांक पर है। परिणाम बदलने का मतलब ये है कि उसकी विशुद्धि बदल गई। तो दूसरे अधिक विशुद्धि कोई अन्य परिणाम दूसरे नंबर पर है, उससे भी अधिक विशुद्ध ऐसा तीसरा परिणाम है। इस प्रकार पहले समय में संभवतः ऐसे परिणाम यहाँ अंक संदृष्टि में 162 हैं। पहले समय में संभवतः ऐसे परिणाम यहाँ अंक संदृष्टि में 162 हैं। इन परिणामों के हम चार खंड करेंगे। जहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना? सर इसमें ये ऊपर लिखा है जीवों के अध्ययन परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ मतलब तो जो 16 समय में उसके जो परिणाम होंगे हाँ वो पूरे असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे। हाँ। अब वो बोल रहे हैं हम मानेंगे 372। 352 बराबर। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण 372 में क्या मेल है? हाँ, नहीं मेल कुछ नहीं है, वो अभी उसको आपको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए बताया। मतलब वो केवल एज्यूम किया है 372 एज्यूम, है जो बिल्कुल बिल्कुल एज्यूम किया है। चिमली बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि अभी आपको उसका गणित बताएगी ना, वो कैसे उसमें डिवीजन अच्छा, करना समझ है। समझ समझ ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं। बिल्कुल प्योर एजम्पशन। ठीक है ना। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि पहले समय में ऐसे परिणाम की जो नंबर है 162 है। 372 उन्होंने टोटल 16 समयों के बारे में बताया, जी है जी ना। तो ये पहले वाले में अपना 162 से उन्होंने शुरू किया। हम्म, अब बोल रहे हैं इन परिणामों के हम चार खंड करेंगे। मतलब पहले समय में 162 जो परिणाम है उनको चार में डिवाइड किया हो। कैसे चार किया? चार ग्रुप्स बनाएंगे। परंतु पहले ग्रुप से दूसरे में एक परिणाम अधिक होगा, हाँ। दूसरे से तीसरे में और एक अधिक, तथा तीसरे से चौथे में और एक अधिक,
इस एक एक अधिक को हम क्षय या समान वृद्धि कहते हैं, है ना, कॉमन, एक एक बढ़ाते जाएंगे। सब क्षयों को मिलाकर क्षय धन कहते हैं। इसको क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मुझे याद करना पड़ेगा। जो यहाँ वन, मतलब एक में पहला बढ़ा, फिर दूसरे में दो बढ़ गए, तीसरे में तीन बढ़ गए, तो इनको टोटल कर दिया चौथे में, तो वो एक दो सिग्मा, तीन अंग्रेजी है, में सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया। सिग्मा। ओके। हाँ, 1 2 3, मतलब ये एक के बाद दो, दो के बाद तीन जुड़ते गए तो ये पूरा सिग्मा हो जाएगा। हाँ, तो अब इसको उन्होंने 1+2+3, ये मतलब जो बढ़ोतरी हुई है उसको जोड़ दिया, तो टोटल बढ़ोतरी 6 हुई। 162 संख्या के चार खंड करने के लिए सर्वप्रथम उसमें से चय धन घटा देंगे। 162 - 6 = 156। अब इनके चार समान खंड करेंगे तो 156 ÷ 4 = 39 होंगे। अभी क्यों बिल्कुल। लाए 39? उसमें चय मिलाने पर पहले समय के चार खंड इस प्रकार होंगे: 39, 40, 41, 42। सही इसका है। तात्पर्य यह हुआ कि 1 से 39 तक भिन्न भिन्न परिणामों का एक खंड या ग्रुप है, ऐसे उन्होंने चार ग्रुप बनाए। 1 से 39 तक भिन्न भिन्न परिणामों का एक खंड या ग्रुप है। 40 से 79 तक भिन्न भिन्न परिणामों के द्वितीय खंड में कुल 40 परिणाम है। तीस तृतीय खंड में 80 से 120 तक कुल 41 परिणाम है। और चतुर्थ खंड में 121 से 162 तक कुल 42 परिणाम है। इस तरह पहले समय में कुल 162 परिणाम हो सकते हैं। तीनों का टोटल कर दिया चारों तो टोटल क्या आ गया, 162 परिणाम पहले समय के आ गए, है ना। इस तरह पहले समय में कुल 162 परिणाम हो सकते हैं। उसमें चार खंड है। पहले परिणाम को प्रथम समय के प्रथम खंड का जघन्य परिणाम कहते हैं, और 39वें परिणाम के प्रथम समय के प्रथम खंड का उत्कृष्ट परिणाम कहते हैं, और दूसरे से 38वें परिणाम तक सभी प्रथम खंड के मध्यम परिणाम कहलाते हैं, है ना। उत्कृष्ट परिणाम, जघन्य परिणाम और मध्यम परिणाम। प्रत्येक खंड के जघन्य परिणाम से उसी खंड का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होता है। जघन्य से लेकर के और उत्कृष्ट तक के बीच में जो परिणाम है वो मध्यम है। और अगर अपन कंपेयर करें, मुकाबला करें, तो जघन्य परिणाम के मुकाबले में जो उत्कृष्ट परिणाम है वो अनंत गुणा विशुद्ध होगा, है ना। देखो, परिणामों का निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। नंबर ऑफ परमाणु भी, नंबर ऑफ परिणाम भी बढ़ रहे हैं, और उनकी विशुद्धि भी निरंतर बढ़ रही है। ये प्रथम समय का बता। उसी प्रकार 40वां परिणाम प्रथम समय के द्वितीय खंड का जघन्य परिणाम है। जो वहां तक खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू हुआ, तो उसके लिए वो पहले वाले का जो उत्कृष्ट हुआ वो दूसरे वाले के लिए मिनिमम वाला हुआ। हम्म 40वां परिणाम प्रथम समय के द्वितीय खंड का जघन्य परिणाम है। 79वां परिणाम प्रथम समय के द्वितीय खंड का उत्कृष्ट परिणाम है। तथा 41 में से 78वें परिणाम तक सब परिणाम मध्यम है। इसी तरह तीसरे और चौथे खंड के परिणामों को जान, है ना। एक का जो उत्कृष्ट परिणाम आता है वो दूसरे का मिनिमम आता है, फिर इसका जो मैक्सिमम आएगा वो तीसरे का मिनिमम बनेगा, ऐसे। इसी तरह तीसरे और चौथे खंड के परिणामों को जानना। 162वां परिणाम प्रथम समय के चतुर्थ खंड का उत्कृष्ट परिणाम है। टोटल 162 है, तो एक से लगा के 162वां, अगर एक वाला जो है मिनिमम है तो 162 वाला मैक्सिमम है। 162वां परिणाम प्रथम समय के चतुर्थ खंड का उत्कृष्ट परिणाम है, या पहले समय का सर्वोत्कृष्ट परिणाम है ना। खंड भले ही कर दिए हों, लेकिन वो है तो टोटल प्रथम समय ही। तो प्रथम समय के लास्ट में जो परिणाम होगा वो उस प्रथम समय के अनुसार सर्वोत्कृष्ट वाला परिणाम। यह ध्यान में रखना कि भिन्न भिन्न जीवों के ये भिन्न भिन्न परिणाम हैं।
पहले परिणाम से दूसरा परिणाम अधिक विशुद्ध, उससे तीसरा अधिक विशुद्ध है। पहले परिणाम से 39वां परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है। 39वें परिणाम से 40वां परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले खंड के उत्कृष्ट परिणाम से दूसरे खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है। ये तो मैंने पढ़ लिया, समझ गया। हाँ, यह पहले समय की बात हुई। अब प्रत्येक जीव की द्वितीय समय में अपने अपने पूर्व समय के परिणाम की अपेक्षा विशुद्धि अनंत गुना बढ़ेगी। उसी प्रकार कुछ परिणामों की संख्या भी बढ़ जाती है। अब इन दो बातें कही। एक बात तो ये कही कि अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में कुछ जीवों के जो परिणाम पहले समय में होंगे, दूसरे जीवों के उसी काल में प्रथम समय में दूसरे परिणाम हो सकते, तीसरे समय में कुछ और परिणाम हो सकते हैं। उनमें सब में अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। लेकिन अगर एक ही जीव की अपन बात करें तो उसके जो सीरीज चलेगी परिणामों की, वो कैसे चलेगी? और प्रत्येक जीव की द्वितीय समय में अपने अपने पूर्व समय के परिणाम की अपेक्षा विशुद्धि अनंत गुना बढ़ेगी। बहुत सिंपल बात है ना? उसी प्रकार कुछ परिणामों की संख्या भी बढ़ जाती है। मैं लगातार चिंतन में लगा हुआ हूं तो हो गई होगा, और निरंतर निरंतर विशुद्धि बढ़ती जाएगी, और परिणाम भी और विचित्र विचित्र आते जाएंगे। हम मानते हैं कि प्रत्येक खंड की संख्या में एक की वृद्धि होती है। हर एक समय, अभी 16 समय माने ना, तो क्या मान रहे हैं? एक प्रत्येक जीव का, उसी जीव का प्रत्येक खंड की प्रत्येक खंड की संख्या में एक की वृद्धि होती है। अर्थात प्रत्येक समय में चार चार परिणामों की वृद्धि होती है। कि अपन ने एक समय का, उन्होंने चार को विभाग बांट दिए थे ना, तो प्रत्येक समय में चार चार परिणामों की वृद्धि होती है। पहले समय में हमने 162 परिणाम देखे थे, तो दूसरे समय में विशुद्धि अनंत गुणा होती है और परिणाम 166 होते हैं। कोई चार है ना, तो चार इसमें जोड़ दिए, चार ग्रुप जी जी। ग्रुप में बना दिए। प्रथम समय में प्रथम खंड के परिणाम 1 से 39 थे। उनकी प्रत्येक की विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है और संख्या में भी वृद्धि होकर अब उनकी विशुद्धि और संख्या 40 से 79 के समान होती। ठीक है ना? ये एक ही जीव के बारे में बता। प्रथम समय में प्रथम खंड के परिणाम 1 से 39 थे। उनकी प्रत्येक की विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती थी और संख्या में भी वृद्धि होकर अब उनकी विशुद्धि और संख्या 40 से 79 के समान होती। देखो, प्रथम समय के द्वितीय खंड में जितनी विशुद्धि और संख्या थी, उतनी ही विशुद्धि और संख्या द्वितीय समय के प्रथम खंड में होती है। प्रथम समय के द्वितीय खंड में जितनी विशुद्धि और संख्या थी, उतनी ही विशुद्धि और संख्या द्वितीय समय के प्रथम खंड में होती है। कैसे होती है? मतलब ये किस अपेक्षा से बता रहे हैं, देखिए। उसी प्रकार पहले समय के द्वितीय खंड में 40 से 79 तक 40 परिणाम थे। उनकी विशुद्धि अनंत गुणा और संख्या एक से बढ़कर वे द्वितीय समय के द्वितीय खंड में 80 से 120 तक 41 हो जाते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? बोलिए। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। वो जैसे जैसे देखो, पहले समय के चार खंड किए, हाँ और चार खंड के द्वितीय समय, द्वितीय उसके द्वितीय खंड में हाँ 41 से लेके और 79 तक वो परिणाम बढ़े, तो उसमें अनंत गुणा वृद्धि हुई। हाँ उसी तरह जब दूसरा समय आया तो उसके चार खंड किए, और हाँ चार खंड किए तो उसके द्वितीय समय में जो पहले समय, पहले ग्रुप में हुआ था वही दूसरे में रिपीट हुआ। हाँ। मगर उनकी जो विशुद्धि। विशुद्धि विशुद्धि जो बढ़ रही है, वो हर हर समय के हर ग्रुप में अनंत गुणा बढ़ती चली जा रही है, ये कह रहे हैं। बराबर। विशुद्धि बढ़ती जा रही है और परिणामों की संख्या भी बढ़ रही है। परिणामों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दैट इज करेक्ट। पहले समय के तृतीय खंड में 80 से 120 तक के 41 परिणाम थे।
उनकी विशुद्धि और संख्या बढ़कर दूसरे समय के तृतीय खंड में 121 से 162 तक 42 हो जाते, है ना। जी हाँ। परिणाम से क्या मतलब है भाई साहब? परिणाम, बताओ भाई, परिणाम का अर्थ क्या है? अपन ये तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, परिणाम परिणाम शब्द है, हाँ, परिणाम क्या है? परिणाम कई बार आ रहा है, परिणाम से समझते हैं, लेकिन अभी जो आ रहा है कि ये इतने परिणाम का परिणाम आते मतलब, हैं, मतलब एक खंड में इतने परिणाम आते हैं, तो इसमें जरा सा हो रहा है कंफ्यूजन कि मतलब परिणाम हाँ, से यही मतलब है कि शुद्ध हो रहे हैं विचार, इतने विचार आ रहे हैं, शुद्ध होती जा रही है। देखो। परिणाम एक एक मेरे हिसाब से हम्म, जो यहाँ पर एजम्पशन की गई है, जो 162 परिणाम लिए उन्होंने एक नहीं, समय में। परिणाम का अर्थ पूछ रही हूँ, परिणाम पर किसे मैं कहते वो हैं? उसी उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। जो पर्याय बदल रही है अपने विचारों की, वो परिणाम है। और परिणामों को संख्या में उन्होंने एजम्पशन कर लिया है, उसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो जो पर्याय बदलती जा रही है हर समय परिणामों की, तो हाँ, वो अनंत गुना बढ़ती जा रही है परिणामों की विशुद्धता। तो जो परिणाम परिणाम तो केवल एक संख्या ले लिया एज्यूम करके। परिणाम का मतलब वही हो गया ना, फिर विचार ही हो गए ना, क्या विचार हो गए, बोलेंगे? विचार हो गए विचार ही। बिल्कुल। भाव, जो अपने भाव है ना, भाव, हाँ, वही भाव। भाव भाव जो बन रहे हैं, एक तो हाँ। परिणाम होते हैं, एक तो परिणाम आते हैं जो कर्मों के उदय से होते हैं। और इस हम्म। समय जो अंतर्मन से जो भाव बन रहे हैं, वो उन परिणामों की बात हो रही है यहाँ पर। जो देखो मैं और बताता, एक सेकेंड। अपन जो है निरंतर हमें बहुत सारे विचार आते रहते हैं, उन्हीं को भाव भी कहते हैं, है ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वो विचार ही तो हुए, उनकी विशुद्धि बढ़ती हाँ। जा रही है, मतलब हाँ, मैं इतने भी और, समय में हाँ, इतने उसको विचार आ रहे हैं। और क्लियर करता हूँ उसको, कि निरंतर जीवों के विचार ऐसे आते हैं जैसे हवा के झोंके आ रहे हैं। ठीक है। अभी वो जी। हवा का एक पंखा जैसे घूमता है, उसमें वो होता है ना, स्विंग स्विंग ऑपरेशन होता है उसका, जी। कि वो आता है कि एक दिशा में आता है, थोड़ी देर के लिए झोंका आता है, फिर वो अलग चला जाता है। हम्म। लेकिन एक पंखा ऐसा है जो स्थिरता को प्राप्त है, उसमें जो है स्विंग नहीं हो रहा है। जी। 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 तो उसका निरंतर, उसका जो है उसी तरह का जो है झोंका, उसी इंटेंसिटी का, उसी ठंडक या ठंडक का निरंतर आ रहा है एक जैसा। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, कि भाव और विचार जो है वो निरंतर आते हैं, एकदम क्षण के फर्क के लिए आते हैं, फिर बदल जाते हैं। लेकिन जी। अगर वो कोई भाव या विचार कुछ समय तक टिका रहे, स्थिरता को प्राप्त हो, तो उसको जी। जी। परिणाम। अच्छा, तो इसमें जो बताया नंबर ऑफ परिणाम, तो मतलब इतने विचार आए और वो टिक गए, हाँ, वो इतने भाव आए और टिक गए। टिके हुए भावों को ही परिणाम कहते हैं। किसी के पीछे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तो देखो, ये समझ गई आप नीरज, समझ है ना। तो गई हूँ, लेकिन अभी मतलब पूरी क्लैरिटी नहीं हुई मुझे। हाँ, अभी पूरी कराएंगे आपको। अभी आप ये समझ लीजिए कि जीव के, अपन जैसे जाप देने बैठे हुए हैं, अपने माला फेर रहे हैं, तो माला फेरते में मेरे ध्यान में जो है कुछ विचार चल रहे हैं। मैं अपनी आत्मा के बारे में विचार कर रही हूँ कि आत्मा कैसा है, कैसे गुणों की खान है, उसका कैसे कैसे परिणमन होता है, संसार में किन किन दशाओं में से होकर के वो गुजरा है, और उसके जो अनंत गुण है उनके में विचार आया। अब वो विचार जो है थोड़ी देर के बाद में और ज्यादा पुष्ट हो जाता है, और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, और उसके साथ में एक विचार और जुड़ जाता है, कि न केवल मैं अजर अमर हूँ, बल्कि निरंतर शुद्धि को प्राप्त होने वाला, जब तक संसार में रहता हूँ तब तक मैं अशुद्ध हूँ, लेकिन संसार से मैं निवृत्त हो जाता हूँ तो मुक्ति को प्राप्त होता हूँ। ये मेरा दूसरा विचार आया, जो पहले विचार के मुकाबले में न केवल एडिशनल था, बल्कि उससे ज्यादा शुद्ध और स्पष्ट था। ऐसे निरंतर मेरे चिंतन के कारण तरह के जो है भाव आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं। उन परिणाम वास्तव में क्या कहते हैं, कि जिन भावों से मैं ओतप्रोत हो जाता हूँ, मैं भर जाता हम्म। हूँ, मेरे अंदर में वो बन जाते हैं, एक लेवल बन जाता है, उसे परिणाम कहते हैं।
जी। अपन वैसे ही इसका एक्चुअली परिणाम। मतलब है कि हमारा तत्व चिंतन बढ़ता जा रहा है और फालतू का चिंतन हटता जा रहा है, उसे कह रहे हैं बिल्कुल, परिणाम। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि देखो अपन ठीक। परिणाम एक्चुअली हिंदी। हाँ बोलिए। एक्चुअली आपने जो अभी एक्सप्लेन किया है ना, जी। प्रैक्टिकली ये बहुत सटीक है। और इसी को इन्होंने उज्ज्वला जी ने क्वांटिफाई करके डिवाइड किया है। हाँ हाँ हाँ। और ये भावों की शुद्धता बढ़ती गई है। अभी जो नीरजा जी ने एक और बीच में से क्वेश्चन रेज किया कि हमारे जो अशुद्ध परिणाम है उससे हटके हम शुद्ध परिणाम में समता भाव में चाहते जा रहे हैं, अपनी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो जो अशुद्ध भाव आ रहे हैं, जो हमारी कर्मों के उदय से जो हमारे परिणाम बन रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो एक तरफ रख दिए अपने। अभी हम समता भाव में जाने की तरफ अपनी विशुद्धता बढ़ा रहे हैं। और आपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, पहले आपने ऐसा सोचा, उसके ऊपर और सोचा, तो ये आपका एक थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन था, उसको इन्होंने तीन सौ हाँ तीन क्वान्टिफाई हजार किया। बहत्तर तीन हजार क्वान्टिफाई। बहत्तर पर नाम लेके उसको डिवाइड करके क्वांटिफाई करके, और उसमें बताया है कि हर समय में अनंत गुणा परिणामों की वृद्धि हो रही है और उसकी विशुद्धता भी बढ़ रही है एक्चुअली। बिल्कुल सही कहा। जी, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपसे बात कही उसको एक नंबर करके शो किया कि मान लो कि पहला इतना है, दूसरे समय में ऐसा हो जाएगा, तीसरे समय में देखो विशुद्धि भी बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ परिणाम भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये दशा वास्तव में क्या हो रही है? आप ये मान के चलिए कि मैं ही अधः प्रवृत्तकरण करने जा रहा हूँ, मेरा वो चल रहा है। तो चल रहा है तो अभी केवल ज्ञानी को पता है कि मेरा क्या चल रहा है। तो वो जो बताएंगे, वो बताएंगे इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है इसलिए उनके बताने में वही आएगा। ठीक है ना? तो कैसे मेरे परिणाम बढ़ेंगे, कैसे मेरे हर क्षण प्रति समय मेरे भावों में, परिणामों में निरंतर विशुद्धि आती जाएगी और उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, इतनी सी अब बात है। ठीक है। हाँ, अब हाँ, ठीक। हाँ, हाँ। उसी बात को उन्होंने उदाहरण देके क्वांटिफाई बता दिया। क्वांटिफाई क्वान्टिफाई, करके बताया, बस कि और मान लो कुछ कि नहीं। पहले समय में दो भाव थे, फिर तीसरे से दूसरे समय में चार हो गए, तो उनकी विशुद्धि पहले इतनी थी फिर उसकी इतनी हो गई, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? तो आप देखो, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सिंपल आपको लगेगा। और आप ये मान के चलिए कि यही मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अधः प्रवृत्त करण के जो है परिणाम मेरे चल रहे हैं, जो निरंतर विशुद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, निरंतर वृद्धिंगत हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब अधः प्रवृत्त करण के अंत समय में जितनी विशुद्धि आनी थी, या जितने नंबर ऑफ परिणाम आने थे वो आ चुके हैं, और मैंने वो अधः प्रवृत्त का प्रवर्तन का काल सफलता पूर्वक बिता अचीव कर। दिया, अचीव कर लिया, उसके आगे मैं बढ़ गया। ठीक है नीरजा जी? अब पहले ठीक है। समय पहले समय के तृतीय खंड में 80 से 120 तक के परिणाम थे, उनकी विशुद्धि और संख्या बढ़कर दूसरे समय के तृतीय खंड में 121 से 162 तक, यानी 42 हो जाती है ना? पहले समय के, ये तो अभी टोटल बता दिया, टोटल 162 का अपन ने एज्यूम किया था ना, देखो ऊपर, ये सब चयों को मिलाकर 162 की संख्या ये ली थी ना उन्होंने। ये पहले समय में संभवतः ऐसे परिणाम, यहाँ अंक संदृष्टि में 162 है, पहले समय के टोटल 162 लिए थे। और उन्हीं 162 को उन्होंने घटा के बताया कि वो 162 जो समय है वो किस तरह से इकट्ठे हुए। उनके चार खंड करके पहले भाग में इतने हुए, फिर दूसरे में इतने हुए। उनकी विशुद्धि बताने के लिए उन्होंने बताया कि उसके मैंने चार अगर भाग किए, तो पहले भाग में जितनी विशुद्धि थी, दूसरे भाग में उससे ज्यादा विशुद्धि हुई, तीसरे में उससे ज्यादा हुई, चौथे में और ज्यादा हुई। नंबर ऑफ परमाणु जो हमें पहले लेके चली थी, उससे बढ़ाते बढ़ाते वो अंत में जाके पहले समय में 162 जो अज्यूम किया था वो 162 अचीव हो गया। अलग अलग विशुद्धि वाले परिणाम और बढ़ते हुए परिणामों के संख्या को देखते हुए वो चौथा खंड आते आते 162 परिणाम मेरे पूरे हो गए, और विशुद्धि उसके योग्य जो परभूति विशुद्धि थी वो आ गई थी। 162वां परिणाम प्रथम समय के चतुर्थ खंड का उत्कृष्ट परिणाम है, या पहले समय का सर्वोत्कृष्ट परिणाम।
समझ गए ना, पहले समय को उन्होंने खंड खंड करके बताया। आप इतना ही मान के चलिए कि पहले समय में मेरे 162 परिणाम जो हुए, निरंतर बढ़ते हुए हुए, उसमें जो 162वां नंबर का परिणाम है, वो पहले परिणाम के से अनंत गुना विशुद्धि वाला परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल सटीक प्रहलाद। यह ध्यान में रखना कि भिन्न भिन्न जीवों के ये भिन्न भिन्न परिणाम है। जो भिन्न भिन्न जीवों के परिणाम से क्या क्या मतलब है, देखो आगे फिर से बताएंगे। पहले परिणाम से दूसरा परिणाम अधिक विशुद्ध है, उससे दूसरा तीसरा अधिक विशुद्ध है। पहले परिणाम से 39वां परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है, 39वें परिणाम से 40वां परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले खंड के उत्कृष्ट परिणाम से दूसरे खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, और बार बार रिपीट करने से आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये पहले समय की बात हुई। और प्रत्येक जीव की द्वितीय समय में अपने अपने पूर्व समय के परिणाम की अपेक्षा विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ेगी। दूसरा समय आएगा ना, जो हम्म। उसका पहला समय आया अधिकरण का, उसमें ही काफी विशुद्धि हासिल हो गई, लेकिन अब उससे ऊपर बढ़ना है ना, तो दूसरा समय जब आएगा तो पहले वाले समय के जो परिणाम थे, वो उनसे उनकी अपेक्षा विशुद्धि अनंत गुना बढ़ेगी। उसी प्रकार कुछ परिणामों की संख्या भी बढ़ जाती। हम मानते हैं कि प्रत्येक खंड की संख्या में एक की वृद्धि होती है, अर्थात प्रत्येक समय में चार चार परिणामों की वृद्धि होती है। पहले समय में हमने 162 परिणाम देखे थे, तो दूसरे समय में विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती है और परिणाम कितने हो गए, 166 अनंत हो गुणा। गए। नहीं, चार परिणाम बढ़ा दिए उन्होंने, ये चार की हाँ वृद्धि ठीक। हो रही ना। हाँ, ये अपन ने देखो ऊपर कैलकुलेशन किया था ना चार का, ये छह धन, 1 + 2 + 3 6 होता ना, इसमें इन्हें चार समय का कहाँ आया, चार का दिया उन्होंने। 156 और 4। हाँ देखो, छह मिलाने समय के चार खंड इस प्रकार होंगे, 39 40 41 42, चार चार के हिसाब से हुए थे ना। तो ये इन्होंने चार खंड को उसी तरह से जोड़ दिया। 40वां परिणाम प्रथम समय हो गया, इसी तरह तीसरे चौथे खंड 162वां परिणाम प्रथम समय हो गया। पहले समय में हमने 162 परिणाम देखे थे, तो दूसरे समय में विशुद्धि अनंत गुणा होती है और परिणाम 166 होते, चार बढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले चार ग्रुप किए थे, उसमें प्रत्येक में एक एक बढ़ाया था। तो यहाँ जो दूसरा था, दूसरा ग्रुप आएगा, उसमें चार बढ़ करके 166 हो गए। दूसरे समय के भी चार ग्रुप किए और प्रत्येक में एक एक बढ़ाते गए, तो 162 से 163 और 164 65 166। प्रथम समय में प्रथम खंड के परिणाम 1 से 39 थे, उनकी प्रत्येक की विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है और संख्या में भी वृद्धि होकर अब उनकी विशुद्धि और संख्या 40 से 79 के समान होती है। प्रथम समय की बात फिर से कर रहे हैं। देखो, प्रथम समय के द्वितीय खंड में जितनी विशुद्धि और संख्या थी, उतनी ही विशुद्धि और संख्या द्वितीय समय के प्रथम खंड में होती है। वो उसका रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है। प्रथम समय के द्वितीय खंड में जितनी विशुद्धि और संख्या थी, उतनी ही विशुद्धि और संख्या द्वितीय समय के प्रथम खंड में होती है। ये किसके हो रही है, दूसरे जीव की हो रही। अनंत जीवों का अपन ने बताया ना, कि उसी समय में दूसरे जीव का ये परिणाम हो सकता है। जितने रन मैंने एक ओवर में बनाए, उतने ही रन भूतकाल में किसी ने 2 ओवर में बनाए थे, किसी ने 3 ओवर में बनाए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि समय रिमेनिंग सेम, उसी समय में अलग अलग टीमों ने अलग अलग रन बनाए थे। तो वो अभी भी ऐसा ही चल रहा है। अनंत जीव अधः प्रवृत्तकरण के अलग अलग समयों में उतनी ही विशुद्धि वाले परिणाम और उतने ही परिणाम नंबर ऑफ परिणाम धारण कर सकते हैं, जो मैंने प्रथम समय में किए, और किसी ने दूसरे समय में किए, किसी ने तीसरे समय में किए। ये अधः प्रवृत्तकरण में ऐसा होता है।
तो क्या लिखा उन्होंने, प्रथम समय में प्रथम खंड के परिणाम 1 से 39 थे, उनकी प्रत्येक की विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है और संख्या में भी वृद्धि होकर अब उनकी विशुद्धि और संख्या 40 से 79 के समान होती है। देखो, प्रथम समय के द्वितीय खंड में जितनी विशुद्धि और संख्या थी, उतनी विशुद्धि और संख्या द्वितीय समय के प्रथम खंड में होती है। हाँ, उसी प्रकार पहले समय के द्वितीय खंड में 40 से 79 तक 40 परिणाम थे, उनकी विशुद्धि अनंत गुणा और संख्या 1 से बढ़कर वे द्वितीय समय के द्वितीय खंड में 80 से 120 तक यानी 41 हो जाते हैं। बिल्कुल, वो यहाँ भी रिपीट हुआ। रिपीट हुआ। पहले समय के तृतीय खंड में पहले समय के तृतीय खंड में 80 से 120 तक थे 41 परिणाम थे, उनकी विशुद्धि और संख्या बढ़कर दूसरे समय के तृतीय खंड में 121 से 162 तक 42 हो जाते। अब देखो, पहले समय के चतुर्थ खंड में 121 से 162 तक के 42 परिणाम थे। 162 के बाद में पहला समय जो 4 खंड वाला था वो समाप्त हो गया। पहले समय के चतुर्थ खंड में 121 से 162 तक के 42 परिणाम थे, उनकी विशुद्धि और संख्या बढ़कर दूसरे समय के चतुर्थ खंड में 163 से 205 तक 43 परिणाम हो जाते हैं। 162 पर वो खत्म हो गया पहला समय, है ना। अब दूसरा समय शुरू हुआ, तो दूसरा समय कहाँ से शुरू होगा? दूसरे समय में 163 से शुरू हुआ, तो 163 से वो कहाँ तक जाएगा? 205 तक जाएगा। है, 205 तक क्यों गया है? कैलकुलेट करना भाई जरा। 43 परिणाम हुए ना सर। 43 परिणाम, 163 से 205 तक 43 परिणाम हो जाते हैं। इस तरह दूसरे समय के कुल परिणाम 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 43 166 हो जाते हैं। कुल मिला के बढ़ोतरी कितनी हुई? 4 की हुई, और की हो गई। है ना। जब 39 की जगह 40 हो गया, 40 की जगह 41 हो गया, 41 जगह 42 हुआ, 42 जगह 43 हुआ, जो टोटल मिला करके 166 हो गया। पहले समय में परिणाम कितने थे नीरजा जी? 162। अब हो गया 166। उन्हें निम्न प्रकार से लिखेंगे, देखो एक बार में समझ जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि उन्हें निम्न प्रकार लिखेंगे, प्रथम समय के नीचे लिखते हैं और द्वितीय समय उसके ऊपर लिखते हैं, इसलिए इसे नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना। पहला समय 162, दूसरा समय 166, है ना। नंबर ऑफ परिणाम, यहाँ समय दिया है पहला समय, यहाँ टेबल बनाई ना, ये कुल परिणाम 162 166। अब प्रथम खंड में 1 से 39 और 139 हुए, और यहाँ पर दूसरे समय में 40 से 79 हुए। यहाँ 39 परिणाम हुए थे पहले समय में, यहाँ 40 हुए। फिर द्वितीय खंड में 40 से 79, 80 से 120, ऐसे इन्होंने तृतीय खंड में इतना। ये कौन से खंड आ रहे हैं? ये पहले समय के खंड है और ये दूसरे समय के खंड। पहले समय के चतुर्थ खंड में 121 से 162 हुए थे, और दूसरे समय के चतुर्थ खंड में 163 से 205 यानी 43 परिणाम हुए थे। यहाँ 42 थे, यहाँ 43 हुए। ये 41 थे, यहाँ 42 हुए। ये 40 था, या 41 हुआ। ये 39 था, यहाँ 40। उन्होंने क्या कंपेयर किया है? पहले समय के 4 खंड और दूसरे समय के 4 खंड, उनमें नंबर ऑफ परिणाम और विशुद्धि की दशा, इनको कंपेयर किया। तो ये उदाहरण कुछ भी देने दो, नंबर्स में कंफ्यूजन मत होना देना, खाली इतना जान लो जैसे मैंने बताया। अदय प्रवृत्त के काल में बैठा हुआ मैं, मेरे जो परिणामों की विशुद्धि हो रही है, प्रथम समय में मेरे जो परिणाम थे वो 4 खंडों में कह लो, वो बढ़ते बढ़ते कैसे प्रथम समय के काल में 121 से 162 तक वो बने, और उनकी विशुद्धि का कोई एक लेवल आया बढ़ते बढ़ते। अब दूसरा समय शुरू हुआ, तो दूसरी समय में कहाँ से शुरू करूंगा? 162 से ऊपर से शुरू करूंगा नंबर ऑफ परिणाम।
और 4 परिणामों की वृद्धि होगी, नंबर और विशुद्धि, और उससे आगे अनंत गुना बढ़ गई। अनंत से अनंत तक कह सकते हैं, और बढ़ गई। तो ये इस तरह से पहला समय हो गया। दूसरा समय होगा, टोटल कितने समय है हमारे पास अधः प्रवृत्तकरण के? 16 16। 16 है बस, है ना? 16 तो 16 अज्यूम किए थे ना। 16। तो अगर आप चाहो तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। स्किप कर दो साहब, ये मतलब प्रिंसिपल तो समझ में आ ही गया इसका। बस वो सिद्धांत ही समझाना था, है ना? तो वो मैंने, मेरे ख्याल से मैंने कुछ सरल शब्दों में आपको समझाया, वो समझ में आया वो, हाँ, वो ज्यादा है प्रैक्टिकल ही ना? था। हाँ। तो देखो यहाँ ये लिखा है, मूल ग्रंथ पढ़ने में आसानी हो इसलिए ये शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ। गत 9 सालों में हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के सर्वभाग तथा अर्थ संदृष्टि अधिकार का अनेक बार अभ्यास किया। अर्थ संदृष्टि तो हमने अभी देखी ही नहीं। मैंने उसे पढ़ाया भी, परंतु अपनी मंद बुद्धि से उसका अर्थ स्पष्ट होते होते बहुत कठिनाई पड़ी थी। मैं नहीं चाहती कि उसी कठिनता के कारण तुम ग्रंथों को पढ़ना ही कहीं छोड़ ना दो, इसलिए कई शब्द जानबूझकर बता रही है। देखो इनकी जबरदस्त इनका धैर्य था। जब हम्म। उन्होंने पहली पहली बार जो है घुमट सार पढ़ा, तो बोलते हैं कि सब कुछ ऊपर से निकल गया। मगर इन्होंने अनेकों बार पढ़ा, उसको बारंबार पढ़ा इन्होंने, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो बोलते बोलते उनको अभ्यास करते करते कुछ समझ में आया, फिर पढ़ा, फिर कुछ आया, लेकिन ये भी पक्की थी उसकी कि मुझे तो ये समझना ही है। न केवल उन्होंने उसको समझा, बल्कि उसमें निपुणता हासिल की। और कैसी निपुणता हासिल की कि उन्होंने न केवल पंचलब्धि की टीका लिखी, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान चंद्रिका की वो की, अपनी टीका लिखी। उसके अलावा गोमट सार ग्रंथ के ऊपर उन्होंने 4 वॉल्यूम में टीकाएं तैयार की। कितनी बुद्धि लगाई होगी उन्होंने, कितना अभ्यास किया होगा कि जिन लोगों ने जो ओरिजिनल टीका लिखी थी वो भी इनके क्लास में बैठे। कितना गजब का ज्ञान जीवों को होता है। स्त्री पर्याय में, स्त्री पर्याय को मामूली मत समझना। इतनी इतनी ज्ञान की धनी होती हैं स्त्रियां। सीता जी, मंदोदरी, मंदोदरी भी बहुत ज्ञानी थी, है ना? रानी छेलना, रेवती रानी, ये प्रसिद्ध है उदाहरण। नहीं, अभी देख लीजिए ना, ज्ञानवती माता जी हैं या पूर्णमती माता हाँ। जी हैं, यस। आदर्शमती माता जी हैं। उनके जो कृतियां हैं बहुत ही उत्कृष्ट हैं। अद्भुत। और कितना सिंपल भाषा में उन्होंने कर दिया। आप और हमें उसको लाख सर पढ़े तो ये शब्द हमारे समझ में नहीं आएंगे। अभी तो देखो अपन ने वो टेबल देखने से ही अपने को घबराहट हो रही है ये सब। तो अपन ने उसको संक्षेप में कर दिया। तो कम से कम इतना अच्छा है कि मुझे इतनी वो सद्बुद्धि दी भगवान ने कि मैं उसका सार समझ पाया है कि वो क्या कहना चाहते। तो ये जितना मेरे समझ में आया, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा और ज्यादा कोई अच्छे से क्लैरिटी के साथ बता पाएगा। जितना मेरे समझ में आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये बोल रहे हैं कि इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया कि जिससे तुमको जो मूल ग्रंथ है उनको पढ़ने की भावना प्रशस्त हो। यहाँ अंक संदृष्टि में 1 से 39 तक के परिणाम अधिकाधिक विशुद्ध होते हैं। एक और शॉर्ट में बताया, अंक संदृष्टि में यानी जो एजम्पशन की है, कल्पनाएं की हैं, 1 से 39 तक के परिणाम अधिकाधिक विशुद्ध होते हैं, ऐसा कहा है। परंतु यथार्थ में एक एक खंड के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। यानी ये तो एग्जाम्पल के तौर पे 162 और ये 372 जो बताए हैं, यहाँ तो असंख्यात की बात है। और उनमें षट स्थान पतित वृद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। यह विषय लिखकर समझाना कठिन है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगी। तुम्हें जिज्ञासा हो तो अभी अभी ज्ञान मार्गणा में मैंने यह विषय विस्तार से समझाया है, उसकी कैसेट से सुन लेना। देखो इन्होंने, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने इसी किताब के, जो छोटी सी किताब है जो पंचलब्धि अपन पढ़ रहे हैं ये वाली, है ना, बिल्कुल छोटी सी किताब है, इसको इन्होंने एक शिविर में पढ़ के सुना है। कई कई शिविर हुए, उसमें से एक शिविर में उन्होंने इसको पढ़ के सुनाया।
तो वहां लोगों ने जो प्रश्न किए और जो इन्होंने उत्तर दिए, उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके वो पूरे का पूरा जो कन्वर्सेशन था, बातचीत थी, उसको इकट्ठा करके ये दूसरा ग्रंथ बनाया है। क्या आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये इतनी बड़ी किताब, इसमें लिखा है पंचलब्धि शिविर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, समय नहीं मिल पाया उसको पढ़ने के लिए, लेकिन वो उन्होंने, जैसे कि अपन पचा करके कोई चीज देते हैं ना, कि मैं ही चबा करके आपको जो दे दूं, उस तरह की चीज है वो। उन्होंने उस शिविर में ऐसे ऐसे श्रोताओं ने प्रश्न पूछे जिन्हें एबीसीडी नहीं मालूम थी, और उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक उन सब का उत्तर दिया, और उस विश्लेषण के फलस्वरूप ये इतनी मोटी पुस्तक तैयार हुई, जिसको उन्होंने फ्री में सब जगह बांटा। क्या खर्च भी स्वयं वहन किया। आप सोचिए, कितनी अद्भुत उनकी श्रद्धा थी, कितना प्रभावना के प्रति उनका आकर्षण था, कितना कमिटमेंट था। आज वो 80 साल के हैं दोनों कपल से, और फिर भी यहाँ साइन में, मुंबई में उनका निरंतर स्वाध्याय चलता है, कि महिमा आती है। और एकदम साधारण व्यक्ति, कोई किसी किस्म का कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चलो, मैं आपको थोड़ा सा और 2-4 मिनट में बताता हूँ। लिखा है उन्होंने, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगी। तुम्हें जिज्ञासा हो तो अभी भी ज्ञान मार्ग में मैंने ये विषय विस्तार से समझाया है, उसकी कैसेट से सुन लेना। अपने पास तो कैसेट मंगाने की और सुनने की फुर्सत नहीं है। इतना गृहस्थी से अपन बोझ से भरे हुए हैं। नीचे के तथा ऊपर के समयों के परिणामों की विशुद्धि तथा संख्या में समानता हो सकती है, इसे ही अनुकृष्टि रचना कहते हैं। ध्यान रखना, यह समानता भिन्न भिन्न अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा बताई गई है। एक ही जीव की अपेक्षा तो प्रति समय विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती जाती है, तथा एक जीव का प्रति समय एक ही परिणाम होता है। देखो, बहुत क्लियर चीज उन्होंने क्या बता दिया, कि जैसे मैं हूं, मैंने कोई भाव किया, तो मेरा प्रति समय मेरे जो भाव होंगे, वो उनमें परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाएगी। और हर एक समय में, प्रत्येक समय में मेरा एक परिणाम होगा। एक परिणाम होगा मतलब एक तरह का विचार का पुंज होगा, एक विचारों का एक ग्रुप होगा, जो मेरा प्रति समय एक होगा, दूसरे समय में दूसरा होगा, मतलब और बढ़ा हुआ विशुद्धि वाला होगा, तीसरे समय में और विशुद्धि वाला होगा। ऐसा प्रत्येक जीव का होगा। लेकिन संसार में इतने सारे अनंत जीव हैं, उन सब जीवों में उनकी विशुद्धि हो सकता है कि जो विशुद्धि मैंने दूसरे समय में या तीसरे समय में हासिल की, उनकी विशुद्धि पहले समय में ही जो परिणाम आ रहा है उसके साथ ही उतनी विशुद्धि हो। है ना, ये अपन को ऊपर से उन्होंने बताया। ऐसी विविधताएं अधः प्रवृत्त करण के भावों में हो सकती है। खाली समझाने के लिए बताया, लेकिन मुझे अपन कहें कि हमें दूसरों से क्या लेना देना, तो कोई बात नहीं। अगर आपको अपने से ही लेना देना है, तो इतनी बात ध्यान रखो कि एक जीव की अपेक्षा तो प्रति समय विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती जाती है, हमारी आपकी बढ़ रही है। सपोज करो कि हम अधः प्रवृत्तकरण के काल में मौजूद हैं, और निरंतर चिंतन चल रहा है, तो प्रत्येक समय में बढ़ने वाली जो मेरी विशुद्धि है, वो अनंत गुना बढ़ती चली जाएगी। अदय प्रवृत्तकरण में हमने चार आवश्यक देखे थे। ये मैं चार आपको पढ़ के सुनाता हूँ, या कल सुनाऊंगा जब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये चार जो है ना, हमने क्या क्या हुआ हमारे अदय प्रवृत्तकरण का, जो अभी इतनी व्याख्या की, उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। तो कैसी विशुद्धि हुई, स्थिति बंधापसरण हुआ, प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणा चतुस्थानगत अनुभाग बंद हुआ, और अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग बंद निरंतर घटता हुआ आया। जो अपन ने पहले समरी पढ़ी थी ना, उसको इन्होंने रिपीट किया कि अदय प्रवृत्तकरण के काल में ये चार घटनाएं होती। सर, आगे का एक जब आप पढ़ेंगे, एक एक सेकंड। हाँ बोलिए। एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ अंत में कंक्लूजन में कहा उन्होंने कि एक समय में एक ही परिणाम होता है। हाँ 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 और फिर पिछले में जो अजम्पशन किया था, हाँ
उसमें क्या कहते हैं, एक समय के परिणामों को उन्होंने विभाजित किया हुआ है हाँ हाँ, पूरा। बिल्कुल तो सही। ऐसा, ये डिफरेंस क्यों है? हाँ, मुझे ये समझ में आया, आपकी बात बिल्कुल सही है, कि मुझे ये समझ में आया कि वो जो उसका ग्रुप है, जैसे चार हाँ खंडों में उन्होंने बताया ना, उस ग्रुप को हाँ उन्होंने एक एक परिणाम कहा। पर्टिकुलर ग्रुप का जो परिणामों का जो एक ग्रुप बना है, तो हाँ। उस एक समय उसको उन्होंने एक परिणाम कहा। तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि एक समय में जो परिणाम हो रहे, भाव आ रहे हैं, उनको सब डिवाइड करके और समझाने के लिए उन्होंने वो स्टेज बताई, पहले में 39, फिर दूसरे में 40 से हाँ 79 तक, उसको वो एज्यूम करके मैथमेटिकल डिवीजन करके बताया है। बिल्कुल। मगर एक समय में एक ही परिणाम कंसोलिडेट होके उन्होंने फाइनली कंक्लूड कर दिया है। बिल्कुल, जैसे 162 आए ना वो टोटल, हाँ हाँ तो वो 162 एक परिणाम का एक ग्रुप मान लीजिए, उसका एक परिणाम हाँ। मान लीजिए। वही 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 समझ में आया। वो तो आपको सही समझ में आया। तो मुझे भी लग रहा था कि ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये अपन सही उठाया। तो देखो, अभी अपन इसको इसमें एक चीज और बता रहा हूँ। ये चार मैंने चीजें बताई जो आपको, ये चार अधः प्रवृत्त करण में है। अपूर्व करण में इससे भी बढ़ती हुई उपलब्धियां होंगी, और फिर जो अनुवृत्ति करण में और भी ज्यादा उपलब्धियां होंगी, और ऐसी उपलब्धि होगी कि सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ठीक है सर। तो अभी चलिए। अपन उन क्षणों की इंतजार करते हैं जिसमें कि तीसरा वाला भाग भी आएगा। बहुत सुखद घटनाएं हो रही हैं सब जो। तो चलिए इसको अपन करते हैं। हाँ, कोई लोग कोई बोर तो नहीं हो रहा है? सरिता जी, आपको कोई बहुत दिक्कत तो नहीं आई? सरिता जी नहीं है। मेरा चलिए। है ना, मेरे को दिक्कत ही आ रही। बस हाँ, ये है कि बस इतना ही समझ में आया है कि विचारों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। बस यही समझना है, इतना ही समझना है ना? तो इसका मतलब हमारी अभी विचार अशुद्ध है क्या? है ना? देखते हैं रोज, देख तो रहे हैं हाँ, अपने आप को। बिल्कुल सही। कभी शुद्ध हो जाते हैं, कभी खराब भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरे टाइम खराब ही बने रहते, पर उतने शुद्ध नहीं है कि हमें सम्यक प्राप्त हो गया हो, जैसे जो आप बता रहे हैं। से मैंने आपको पंखे का उदाहरण दिया ना, कि अभी हाँ, स्विंग मोड में है पंखा। तो एक बार जब मेरी तरफ आता है, थोड़ा हल्का सा अच्छा ठंडी हवा का झोंका आता है और थोड़ी देर में चला जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद मेरे समझ में आया कि ये उस तरफ कोई बैठा नहीं, इस तरफ कोई बैठा नहीं, तो पंखे को सीधा फिक्स क्यों ना कर दिया जाए, तो निरंतर वो झोंके मुझे ही मिलते रहे। ठीक उसी प्रकार से जब भावों की परिणामों की स्थिरता जीव की स्वयं के प्रयास से बनती है, तो वो सुखद वातावरण वाले जो झोंके हैं, वो निरंतर आते रहते हैं, और उन्हीं को विशुद्ध परिणामों का निरंतर बना रहना कहते हैं। ठीक है सर, चलिए। समय हो गया, संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करेंगे। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी जग जन मति तमे मोहे हरि जन मन हारी गण हरे हारी जमा जरा भवे रोगे हरि तिथैराणं दिव्य चूड़िं जो पढ़ई सुड़ई मैये धारै नाणं सोखे मणन्तं धरिये सासदे मोखे पदं पावै सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य